हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम बच्चों क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बच्चों आपका मेनली रिएक्शन बेस्ड है। अभी हम आगे हमने बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली है। अभी हमको केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो उसके लिए हमको क्या है, फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए, हमको कई प्रकार के रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो आपको मैंने एक वीडियो लिंक भेजा था जो कि क्लास 9th का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन आपको वहां पे एनायंस और कैटायंस के बारे में जानकारी दी है। पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं, उनसे कंपाउंड मेकिंग कैसे बनाया जाता है। तो शुरू के 1, 2 एंड 3 ये 3 वीडियोस वहां से आप जरूर देख लेंगे। उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और ये क्लास 9 की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। उसके बाद ही ये पार्ट 2 देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ओके, चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो मेनली वो किस किस के चीज से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाते हैं। आपको सिर्फ क्या बनता है ये ध्यान रखना है, कैसे बनेगा, रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, वो बहुत आसान काम है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिएक्शंस को कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको समझ करके करना है। ठीक है, तो हमको इसके लिए सिंबल्स एंड फॉर्मूला आना चाहिए। आपको एक प्रीवियस वीडियो मैंने एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करना सिखाए थे। ठीक है, उससे पिछले फिर मैंने वीडियोस में क्या है, 2-3 वीडियोस में केमिकल फॉर्मूला मेकिंग सिखाया। ठीक है, वो समझेंगे अच्छे से, उसके बाद ही ये वीडियो को देखेंगे एंड नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए, तो हम जान रहे हैं अभी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती है। ठीक है कि नहीं, क्या व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, ओके। तो सबसे पहला जो है, अलग अलग चीजों से हम रिएक्शंस देखेंगे मेटल्स के। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स लाइक, अच्छा अब जो मेटल्स होते हैं मैं बता चुका हूं कि मेटल जो होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। अब मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, खो करके प्लस का चार्ज वाला आयन बनाने की। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन बनाने की उनकी क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है। कोई भी मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जितना मुश्किल से लूज करेगा वो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं आसानी से, और बाकी ज्यादातर नहीं करते। ठीक है, सो ओनली रिएक्टिव मेटल्स दे इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स, अब हम आगे मैं एक छोटे से क्वेश्चन में बता दूंगा कि कैसे पता लगेगा कौन से ज्यादा रिएक्टिव है कौन से कम है। उनकी एक सीक्वेंस है, पूरा रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है। करीब 15 मेटल्स उसमें मैंने शो किए हैं। ठीक है, और उनकी तुलना हाइड्रोजन से भी की है जो कि बहुत जरूरी है, वो एक किसी क्वेश्चन में मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन, सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये कुछ रिएक्टिव मेटल्स की लिस्ट है। ठीक है, दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है O2 से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड होगा उसको ऑक्साइड बोलेंगे। मेटल रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, दोनों ही करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल क्या बनेगा, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या। सो ये रिएक्टिव मेटल्स की लिस्ट है, ये बाद में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से मैंने ऊपर दिए गए में से कुछ मैंने ले लिया है, सोडियम, पोटेशियम ले लिया, और आगे और फिर अगली स्लाइड में और भी आ जाएगा, तो देखेंगे अभी ये क्या। अब बच्चों, मैं पिछली स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इनके कंपाउंड का फॉर्मूला, जैसे अब हमको पता लग गया सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनना है, सोडियम ऑक्साइड। तो एक बार वर्ड में समझ लेंगे, जो पिंक कलर में लिखा हुआ है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो सोडियम का सिंबल Na है तो Na लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक गैस है, एटम के रूप में नहीं पाई जाती, मॉलिक्यूल्स के रूप में पाई जाएगी, तो O2 लिखना है इसको। ठीक है कि नहीं, हमेशा ऑक्सीजन को हर रिएक्शन में O2 सेम आएगा। ठीक है, तो सोडियम, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन की जगह O2 आ गया। ठीक है कि नहीं क्या, और यहाँ बनेगा सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड हमने कैसे बनाया, तो बच्चों मैं फॉर्मूला मेकिंग समझा चुका हूँ, देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बना। तो सोडियम बच्चों मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये सपोज हमारा सोडियम है, N और A। ठीक है, ये बन गया हमारा सोडियम। और कैटायंस में इस पे चार्ज कितना आता है, +1 वाली लिस्ट में। ठीक है ना, कैटायंस की +1 में चार्ज आता है इसका। तो
ये +1 इसका वैलेंसी होगी, 1 इसकी वैलेंसी होगी तो +1। और ऑक्साइड O होता है 2-, ये एनायंस की लिस्ट में 2- चार्ज आता है ऑक्साइड का, समझ में आ गया। तो हमारा बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो ये बच्चों एनायन कैटायन, ये कैटायन हो गया, एनायन हो गया। सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो मैंने बताया था वीडियोस में, पिछले वीडियोस में, क्या इनका चार्ज ऊपर का जो है ना उसकी संख्या अदला बदली कर देना। तो ये इधर +1, तो 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के नीचे लगना चाहिए, और 2 इधर पक्का लगेगा। तो ये 2 तो इधर आ जाएगा, तो Na2, और ये इधर 1 है तो 1 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर दोनों मैच हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो भी नहीं लगाना है। अलग अलग है तो ही पुट करेंगे नंबर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na2O, तो हमने लिख दिया Na2O। अब बच्चों हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग का अर्थ क्या होता है समझते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों एटम्स जो होते हैं ना उनकी संख्या टोटल हमेशा सेम रहती है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। इसका मतलब होता है एटम्स किसी रिएक्शन में ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना क्रिएट होते हैं। अब इधर मैं जितने भी एटम्स लूंगा ना सोडियम के, उतने ही मेरे को उधर मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या इधर जितने ऑक्सीजन के एटम्स लूंगा उतने ही मुझे उधर मिलेंगे। तो अब वैसे कायदे से तो हमको रिएक्शन कैसे लिखना चाहिए, देखो मैं यहाँ नीचे लिख के बता रहा हूँ, गौर करेंगे। हमको लिखना चाहिए भाई Na है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी Na। मैं सिखा रहा हूँ बैलेंसिंग कैसे करेंगे, Na। और ये किसका रिएक्ट करने वाला है, ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए ऑक्सीजन हमको पता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो O2 लिख देंगे हम। मेटल में नीचे नंबर नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सिंपल उसका सिंबल आएगा। ये हो गया जी O2, ओके। और साथ में हमारा क्या है, एरो मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये बैलेंसिंग मैंने जो शुरू में नंबर लगाए कैसे लगे, और हमने सीखा कि Na2O कैसे बनेगा, फॉर्मूला हमारा बताया था मैंने, 2 इधर लगेगा, O इधर लगेगा। तो ये हो जाएगा Na2O, ये N A 2 और O। चलिए ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब जरा पता है एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, तरीका है जिससे कि हम इसको बैलेंस करेंगे। अब देखो अगर हम गौर करें तो हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ सोडियम जो है ना वो एक ही एटम है। नीचे जो नंबर लिखा है वो एटम्स की संख्या होती है, सोडियम एक एटम है, और यहाँ देखो सोडियम को 2 एटम मिले। तो जब हमने लिया ही एक एटम है तो 2 कैसे है। आप इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर में आप एक आलू डालो और उसको उबाल लो, ठीक है। तो खोलने पे 2 आलू थोड़ी मिलेंगे आपको, एक ही तो मिलेगा ना। इसका मतलब अगर यहाँ 2 मिल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। तो दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम ज्यादा होने का मतलब अगर मान लो इधर कम है इधर ज्यादा आ गया, मतलब एक क्रिएट हो गया। और मान लीजिए आप ऑक्सीजन के साथ देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2 थे और यहाँ एक ही हुआ, मतलब एक नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो एक ऑक्सीजन तो घट गया, एक सोडियम बढ़ गया, तो गड़बड़ हो गया ना। तो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अब बच्चों बैलेंसिंग के लिए करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करना है, ठीक। बैलेंसिंग का तरीका बता दूं मैं, देखो दोनों तरफ एटम्स की संख्या गिन लो। जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो ये जो भी मैंने फॉर्मूले लिख दिए, सोडियम का सिंबल ही है, अकेला तो सिंबल, ये फॉर्मूला फॉर्मूले में शुरू में नंबर लगाते हैं, नीचे कभी छेड़खानी नहीं करनी है। इधर कोई नंबर नहीं लगेगा, नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा। जो नंबर लगेगा बैलेंसिंग के लिए शुरू में लगेगा बच्चों। Na तो इसके पहले लगेगा, पहले नंबर यहाँ लगेगा, ठीक है कि नहीं। क्या चलिए अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, नॉन मेटल जो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 इधर 1। तो मुझे बताओ, अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस तरफ तो क्या 2 है, याद रखेंगे वैसे ही, और इस तरफ क्या 1 है। तो ऑड कहाँ पे, वो देखो ऑड नंबर ऑफ एटम्स कहाँ किस तरफ है, इधर 2 ये तो इवन होता है, और इधर 1 ये होता है ऑड। तो जिधर ऑड है संख्या एटम्स की, ठीक है, उस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इवन बना देंगे। तो कोई भी ऑड नंबर को 2 से इंटू करता तो इवन होता है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ ऑड है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो पूरे फॉर्मूले को करना पड़ेगा, नीचे नहीं लिखना है 2, शुरू में लिखना है। तो चलिए जी मैंने लिख दिया 2। अब मुझे बताओ ये Na2O 2 बार आया, तो एक Na2O में एक ऑक्सीजन, एक और बार Na2O में एक और ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 2 ऑक्सीजन होगी। तो इसका मतलब ये 2 जो है ना 2, ये सबके साथ लगेगा। तो ये 2O हो गए, ये 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया भाई, 2 लिए तो 2 बन गए। अब सोडियम देखो इधर कितने हो गए, एक मॉलिक्यूल में Na2 है और ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या इंटू कर लेना, ऐसे 2 2 जा 4 सोडियम हो गए। अब 4 सोडियम तभी मिले जब यहाँ पे 4 लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4 लगा देंगे। समझ गया बच्चों। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, यही ये जो रिएक्शन यही आपको ऊपर दिख रहा होगा, 4Na प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2Na2। क्लियर है। सेम जो ऊपर रिएक्शन है वो सेम डिट्टो पोटेशियम का होगा, क्योंकि पोटेशियम का चार्ज भी क्या होता है, K प्लस ही होता है, सेम टू सेम चार्ज है। अब पोटेशियम का चार्ज है K प्लस, पोटेशियम आयन जो होता है ना +1 चार्ज होता है उसका, तो ये हो गया K प्लस, ठीक है। और ऑक्साइड आयन जो होता है वो सेम टू सेम -2, तो ये हो गया जी -2। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ये 2 माइनस हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, वही ये 2 तो आ जाएगा इधर, और
1 इधर लगाना है तो मतलब नहीं लगाना, 1 लगाने की जरूरत है, तो K2O, समझ में आ गया? तो बस सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया, सेम टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम पोटेशियम वाला बैलेंस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, बस Na की जगह K लगा दिया, O2 ऐसा कैसा है, और यहाँ पे क्या है, क्या आ जाएगा, 2K2O आ जाएगा, समझ में आ गया? तो पहला ये वर्ड्स में भी लिखेंगे आप लोग और इस प्रकार से भी लिखेंगे। सो एनी मेटल, रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, समझ में आ गया? तो सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बना, पोटेशियम ने किया ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम ऑक्साइड बना, बैलेंस करना भूलेंगे नहीं, क्लियर है? चलिए, तो ये सारे के सारे जो मैं इंक मार्क से हटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? चलिए, अब इसका एक और अगला रिएक्शन देख लेते हैं। तो इन दोनों में सोडियम और पोटेशियम का चार्ज +1 था, एक आधा 2 का या 3 का भी देख लेते हैं, ठीक है? चलिए अगली स्लाइड पे एडवांस करते हैं हम, ये लीजिए जी। अब यहाँ पे देखो, एक बना है मैग्नीशियम का और एक बना है एल्यूमिनियम का, ठीक है? अच्छा, एक बात और समझ लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब होता है बर्निंग, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, ठीक है? या तो कुछ तो अपने आप धीरे-धीरे रिएक्ट कर जाएंगे, और अगर हम सीधे आग में डाल दें तो तेजी से बर्न करेंगे और ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो एक तरह से मेटल ऑक्साइड क्या, उनकी राख ही है, एलिमेंट्स की जली हुई क्या है, राख होती है, ठीक है बच्चों? मैग्नीशियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है? इसकी जो पतली-पतली स्ट्रिप्स आती है, अगर किसी स्ट्रिप को हम क्या कर ले, सीधा आग में रख दे, लेकिन उसके पहले उसको थोड़ा सा हमको क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्साइड लेयर जम जाती है, कार्बोनेट की लेयर जम जाती है रस्टिंग के कारण, तो उसको हमको सैंड पेपर जो होता है ना, रेजमार, उससे रगड़ के एक बार साफ कर ले और उसको चिमटी में पकड़ के सीधा आग पे रख देना, तो एकदम से ब्रिलियंट व्हाइट फ्लैश लाइट निकलती है, जैसे बिजली चमकती है ना, उस प्रकार की चटकदार व्हाइट फ्लैश लाइट निकलती है, और हवा में क्या फ्लैश लाइट के साथ जलता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा जब भी आप किसी का स्नैप फोटो लेते हो, फ्लैश ऑन करते हो, तो वो फ्लैश किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, बिल्कुल वैसी व्हाइट एकदम स्पार्क की तरह लाइट प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नीशियम इस प्रकार से जलता है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या, तो मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड्स पे गौर करेंगे, पिंक वाला, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन आयरन ऑक्साइड, कॉपर कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरी मर्क्यूरी ऑक्साइड, समझ में आ गया? जो भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, समझ में आ गया? अब चलिए, ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखा, Mg वाला चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, मैग्नीशियम बच्चों, ये हो गया जी Mg, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, चलिए ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और क्या बनेगा हमारा, बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ, देखो, मैग्नीशियम जो होता है बच्चों, उसका चार्ज कितना होता है, +2 की लिस्ट में है ये, कैटायन में कहाँ आता है ये, +2, तो मैं लिख रहा हूँ Mg, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला बना कैसे, MgO का फॉर्मूला MgO क्यों है, Mg इसका चार्ज होता है +2 वाली लिस्ट में आता है कैटायंस में, ठीक है? हमेशा कैटायन पहले एनायन बाद में, और ऑक्साइड O होता है -2, O का तो सब में कॉमन ही है, तो ये ध्यान ही रख लेंगे आप लोग। अच्छा, मैंने बताया था, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं, मैच हो गए तो नीचे कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, तो Mg हो गया सीधा। तो देखो यहाँ पे MgO, ऐसे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाऊंगा तो कैल्शियम का भी 2+ होता है, तो CaO हो जाएगा, समझ में आ गया? तो यहाँ हम सिंपल लिख देंगे MgO। तो ये तो बना हमारा, मतलब जो वर्ड्स है ना, मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने ऐसे फॉर्मूला बना लिया और हमने लिख लिया MgO। तो चलिए, ये लिख दिया हमने MgO। ओके, अब इसको बैलेंस करना है बच्चों। मैंने बताया नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। देखो, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर एक ही एटम है, तो इधर इवन इधर ऑड हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए, 2 के बराबर करने के लिए इसको 2 से 2 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ 2 शुरू में, तो ऑक्सीजन 2 हो गए बराबर, देखो इधर भी 2 हो गए और इधर भी पूरे मॉलिक्यूल में MgO 2 बार MgO तो मतलब 2 हो गए। अब मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे तभी तो 2 मिलेंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2। तो देखो बच्चों, ऊपर वाला रिएक्शन मैच करें तो सेम टू सेम है, 2Mg + O2 gives to MgO, और ये कंपाउंड कैसे बना समझ में आ गया, ठीक है? चलिए, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम वाला कैसे बना, ठीक है? इस इंक मार्क को हटा देते हैं बच्चों, ये हमारा डस्टर है, यही चौक है, ठीक? आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है? तो एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमको पता है एल्यूमिनियम कैसा है, ये बच्चों +3 में आता है, ठीक है? एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लस,
ऑक्सीजन में अभी फिलहाल कोई बैलेंसिंग नंबर्स नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, और हमको पता है क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा है, अभी पहले मैं सिखा दूं आपको, ठीक है। देखो चलिए, एल्यूमिनियम का मैंने बताया था चार्ज कितना होता है बच्चों, 3+ में आता है, ठीक है। 3+ में सिर्फ 3 आते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और एक आता है बोरॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Al। तो वो टेबल आप लिख लेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। वो टेबल जो 9th क्लास के लिए जितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए उतनी आपके लिए। तो जो एनायन कैटायन वाली लिस्ट है ना बच्चों, पूरी आप इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले लिख लेंगे। फॉर्मूला मेकिंग वाला भी शुरू के जो स्पेशली पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है ना, पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 वो पक्का लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम से उनका चैप्टर है, तो वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम आता है 3+ में, तो ये हो गया हमारा 3+, और ऑक्साइड हमको पता ही है 2- होता है, तो O लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 2-। क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये चार दोनों के अलग अलग है, समझ में आ गया। तो 2 तो इधर लगना चाहिए, 3 इधर लगना चाहिए, तो Al2O3 ये ऊपर की चीज हट जाएंगी, तो Al2O3 हो गया। तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सिर्फ, तो मतलब नाम पढ़ के हमको फॉर्मूला लिखना आ जाना चाहिए, फिर अब बाकी की बैलेंसिंग बाद में, तो इसको पूरा रटना नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ Al2O3, समझ में आ गया। चार्ज अदला बदली करने के बाद हमारा फॉर्मूला बन गया Al2O3। तो फॉर्मूला ऐसे रटना नहीं है, आपको बना लेना नाम से, और नाम इजी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा Al2 एंड O3, गॉट इट। चलिए, अब हमको बैलेंस करना है, पहले किसको करेंगे, नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन। चलिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ऑड किधर है बताओ, 2 तो इवन नंबर होता है, तो कहाँ ऑड है, 3। तो ऑड वाले को छेड़ना है सबसे पहले काम, और किसी भी ऑड नंबर को इवन बनाने का तरीका क्या है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं देखो यहाँ पे शुरू में लगाऊंगा 2, ठीक है ना। अब गौर करेंगे, अगर मैं Al2O3 एक बार लिख दूं और Al2O3 एक बार लिख दूं, 2 बार लिख दूं, मतलब 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 बार लिखने का मतलब इसमें भी 3 है, अगले वाले में भी 3 है, तो 3 और 3 6 हो गए। तो कैसे निकला वो 6, 2 3 तो टोटल एटम्स कितने होंगे ऑक्सीजन के, भाई एक में है 3, तो 2 में कितने होंगे, 6 होंगे। तो कैसे ऐसे इंटू कर लेना, ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो 2 3 6 एटम्स हो गए राइट साइड में ऑक्सीजन। अब अगर 6 हमको मिल रहे हैं, तो 6 इधर भी होने चाहिए। तो अब इधर 6 कैसे लेंगे, O2 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 3 बार लेना पड़ेगा, तो 2 को किससे इंटू कर दूं, 6 लाने के लिए, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 3। आया समझ में। तो देखो यहाँ हो गए 6 ऑक्सीजन एटम्स, इधर भी हो गए 6, यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 2 3 हो गया, समझ में आ गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बताओ एल्यूमिनियम कितना है, देखो 2 2 4 हो गए ना एल्यूमिनियम, तो 4 हमको तभी मिलेंगे जब हम इधर 4 लेंगे। यहाँ क्या लिख देना पड़ेगा बच्चों, 4। तो देखो ऊपर मैच कर लेंगे, सेम टू सेम डिटो ये आ गई हमारे, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 गिव्स 2 Al2O3। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया हमारा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये दोनों रिएक्शन भी समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा बच्चों पहला वाला रिएक्शन कि किस प्रकार से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, और ये जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये दो इनका केमिकल नेचर होता है। अधिकतर तो इसमें बेसिक नेचर के होता है। बेसिक मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एसिडिक हो सकते हैं, कुछ बेसिक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही गुण होते हैं मिक्स, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक। तो बेसिकली 4 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं बच्चों। कौन कौन से, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मतलब 2 है, जैसे मेंढक होता है ना एम्फीबियन, पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है, इसी प्रकार से ऑक्साइड भी जो बेसिक भी है थोड़ा बहुत और एसिडिक भी, जिसमें दोनों ही गुण होते हैं, ठीक है। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं अधिकतर तो होते हैं बेसिक। अब क्यों होते हैं बेसिक, मैं उसका मतलब समझा दूंगा, ठीक है। अधिकतर तो बेसिक होते हैं, आगे ऑक्साइड्स के एक और क्वेश्चन आएगा वहां समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। अधिकतर बेसिक होते हैं और कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं जिसमें दोनों ही गुण होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल्स के होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये बाद में देखेंगे, ऑक्साइड्स पे अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। फिलहाल हमने रिएक्शन देख लिया कि किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से ये ऑक्साइड्स बनेंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, मेटल्स की रिएक्शन के बाद में, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ठीक है। अभी चलते हैं रिएक्शन विद वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में कंफर्म क्वेश्चन आता है। कंफर्म मतलब कंफर्म, समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझेंगे इस रिएक्शन को, ठीक। अब गौर करेंगे, रिएक्शन विद वाटर,
पानी के साथ ना अलग-अलग प्रकार के जो मेटल्स होते हैं ना, वो अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया? अलग-अलग तरह के मेटल्स अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव है, वो धीरे-धीरे रिएक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं? और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो यहाँ पे हम बच्चों 3 रिएक्शंस देखेंगे। कैसे रिएक्शन देखेंगे? 3। आपको बता दूं मैं आगे जाकर के एक लिस्ट बताऊंगा जहाँ पे कि मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखा गया। किसमें रखा गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखा गया। ठीक है कि नहीं? तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उसकी लिस्ट में आता है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी जो सीक्वेंस है, सीरीज है, उसमें टॉप पे आते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है कि नहीं? उसमें भी पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है। उसके बाद अगले जो हमारे रिएक्टिव हैं जो कि थोड़े ठीक-ठाक मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं, वो हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम। वो अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। और थोड़ी उससे और कम रिएक्टिविटी वाले जो है वो हमारे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो 3 कैटेगरी बना लेते हैं बच्चों। कौन-कौन सी? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उसके बाद द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड द लेसर रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो देखो, द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर डिपेंड अपॉन देयर रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं 3 पार्ट्स में करूंगा इसको डिस्क्राइब। पहला करूंगा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम और पोटेशियम। ध्यान देना। तो इसी हिसाब से एक और चीज बता दूं मैं, ये जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं जो भी हैं, ये पानी से रिएक्ट करके 2 चीजें बनाएंगे। एक तो हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगी, जितने भी रिएक्शन है पानी के साथ में ऑलवेज हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। तो सब में देखो लास्ट में H2 लिखा रहेगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। ये देखो हाइड्रोजन गैस। ठीक है? उसके अलावा या तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड और या बनेगा मेटल का ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? या तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। अब मेटल का हाइड्रोक्साइड वहां बनेगा जहां पे एलिमेंट या मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। तो सिर्फ पहले वाला जो रिएक्शन है जहां पे सोडियम पोटेशियम के साथ पानी का रिएक्शन होने जा रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वहीं पे हाइड्रोजन गैस के साथ में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड, जिनको बेस भी कहते हैं। आगे के जो रिएक्शंस हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स है, वहां पे मेटल का ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस एज यूजुअल निकलेगी। पक्का समझ में आ गया? तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मेटल कितना रिएक्टिव है। समझ में आ गया? और ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है, 15 एलिमेंट्स का बता दूंगा। उसको लर्न करने की ट्रिक बता दूंगा आपको मैं, तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? ये 10th तक यूज होंगे कॉन्सेप्ट आपके। चलिए, तो क्या लिखा मैंने, देखो, सोडियम एंड पोटेशियम, ये कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं विगरसली। विगरसली होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। प्रोड्यूसिंग, और क्या बनता है बताओ, रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल लिया उसका हाइड्रोक्साइड, सोडियम लिया सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम लिया पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है? और कैसे इसका फॉर्मूला लिखना है बता दूंगा। एंड हाइड्रोजन गैस, ये कंफर्म बनेगी। तो पानी के साथ ये गैस तो निकलनी है, और साथ में क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और बाकी जो लेस रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, उनमें मेटल ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ गया? ज्यादा रिएक्टिव में हाइड्रोक्साइड, दूसरे वाले में ऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा, अब इस रिएक्शन में मैंने जैसा कि बताया कि बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, और ये जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें खूब सारे हीट एनर्जी लिबरेट होती है। और क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस काफी ज्वलनशील गैस है। अच्छा, कोई भी चीज है उसको अगर हम एक उचित तापमान दे देते हैं, तो क्या आग पकड़ के जलने भी लगता है। ये टेम्परेचर उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। हाइड्रोजन गैस का तो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, जितने पे जलती है, बहुत ही कम है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में इतनी सारी, इस हीट के कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ये आग पकड़ लेती है बच्चों। समझ में आ गया? तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 मेटल्स हैं जिनको अगर आप ठंडे पानी की बाल्टी में या पानी में डाल दिया ना, तो पानी में आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है, और वो हाइड्रोजन गैस हीट के कारण आग पकड़ लेती है। समझ में आ गया? तो डेंजरस चीज है, कहीं आपको मिल जाए सोडियम पोटेशियम, इसको कभी पानी में नहीं डालेंगे। समझ में आ गया? ओके जी। कई साधु लोग ना, पाखंडी लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज भी करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। ढोंगी बाबा जो होते हैं, नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उस नारियल में छोटा सा सोडियम का टुकड़ा छिपा के रख लेते हैं ऊपर। ऊपर से दिखता नहीं हो, ये क्रीमी येलोइश कलर का होता है ये। और फिर किसी को भूत प्रेत वगैरह से डराना हो तो क्या है, एक थोड़ा अपने कमंडल से पानी लेंगे और उसमें फेंक देंगे नारियल के ऊपर। एकदम से पानी गिरते ही आग लग जाती है उसमें। अब लोगों को लगता है कि भाई पानी पड़ती है, ऐसे कैसे आग लग गई उसके अंदर, तो वो एकदम से डर जाते हैं।
जबकि हुआ क्या, सिंपल केमिस्ट्री है, सोडियम ने पानी के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, जल गया, जलने लगता है, लोग भ्रमित होते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए बच्चों अंधविश्वास दूर करने के लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये पहला रिएक्शन क्लियर है। तो सोडियम और पोटेशियम जो होंगे, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा रफ वर्क में बता दूं। सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और तो पहले तो हमको पता है, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है बच्चों, वाटर H2 होता है, सोडियम का Na सिंबल है, ये लिखना है, मेटल का सिर्फ सिंबल लिखना है, नंबरिंग कहां से ये बाद में बताऊंगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा, और जो भी गैसेस होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब में 2 लगेगा, H2, O2, N2, क्लोरीन या Cl2, डायटोमिक गैसेस हैं। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम है NaOH कैसे लिखा मैंने, तो NaOH का फॉर्मूला कैसे बना मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, सोडियम, ये बच्चों कैटायन की लिस्ट में Na+1 वाली लिस्ट में है ये। ठीक है, तो मैंने लिख दिया Na, जैसे NaOH बना वैसे ही KOH बनेगा नीचे, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, Na+1 चार्ज है इसका। ठीक है, और बच्चों हाइड्रोक्साइड जो है ना, एनाइंस की लिस्ट में -1 में आता है, OH-1। ठीक है, तो ये भी मैं लिखने जा रहा हूं, OH-। क्लियर है ये? अब मुझे बताओ, चार तो ऊपर के बैलेंस हो गए दोनों के दोनों, जब ये बैलेंस हो गए तो नीचे नंबर लगाने की जरूरत नहीं, तो NaOH फॉर्मूला बन गया, तो ये रहा NaOH। समझ में आ गया? अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का करना है तो बस इसकी जगह K+ आ जाएगा, तो उसमें भी सेम मैटर रहेगा, K+ और OH- तो KOH बन जाएगा। क्लियर है रिएक्शन? तो जैसे ऊपर वाला बता रहा हूँ वैसे नीचे वाला बैलेंसिंग सेम टू सेम रहने वाली, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का जो चार्ज है वैलेंसी +1 ही होती है। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन कैसे बना, सोडियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ में, क्या बना, NaOH+ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को लिख के और फिर बैलेंस करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है कि नहीं, क्या पूरा कंप्लीट लिखेंगे एक बार और उसको बैलेंस करेंगे। मैं यही ऊपर लिख लेता हूँ, ये खाली स्पेस है हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास Na है तो हमने लिख लिया Na। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है बच्चों, सीख लेंगे, इसके बिना रिएक्शन नहीं लिखना। ठीक, चलिए, ये था हमारा सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, पानी के साथ में, फॉर्मूला सबको पता है पानी का। और बच्चों ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर लेता, बर्फीला पानी हो तो भी बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है कि नहीं, क्या Na+H2 लिख लेते हैं हम। चलिए, सोडियम प्लस वाटर हो गया। चलिए एरो लगा लिया जाए, हमारा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझ जाओगे लेकिन आप। ठीक है, और अभी बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, तो लिख लेते हैं Na, इस पे तो चार्ज +1 था और OH पे -1 था, तो नीचे कोई नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। O बच्चों कैपिटल आना चाहिए, ध्यान देना, O छोटा नहीं कर देंगे, ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O होता है। चलिए वही ऑड इवन वाला फॉर्मूला, सबसे पहले नॉन मेटल्स बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेटल को लास्ट में करना बच्चों। अब जो मर्जी वो ले लो, उठा लो, पहले एच लेना है एच ले लो, ओ लेना ओ ले लो, क्या लोगे बताओ। चलो सपोज ओ ले लेते हैं, जैसे पहले ओ ले लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, ये तो पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बच्चों और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो बताओ 2 और 1 ऑड कहाँ पे, इस तरफ ऑड है। इसको इवन करने का तरीका बताओ, 2 से 2 कर देंगे पूरे फॉर्मूले को, तो यहाँ लगेगा 2। समझ में आ गया? कभी भी जो नंबर लगेंगे शुरुआत में लगेंगे फॉर्मूले के, नीचे कभी नहीं लगाना, नहीं तो फॉर्मूला बदल गया, सब गड़बड़ हो जाएगा, 0 नंबर मिलता है फिर। तो 2 हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखो गड़बड़ कहाँ हो गई, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई हमारी, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई ना, अरे हमने हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं है। रुको 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 रुको, हमारा हाइड्रोजन भी तो आना था, अभी बताया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी तो बनेगी। ये बन गई जी हाइड्रोजन गैस, तो मैंने जी लिखा ब्रैकेट में, फिलहाल हम बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी 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 क्या करना पड़ेगा इस, चलिए वापस गिनते हैं अभी क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने थे, 2, हाइड्रोजन इधर 2 थे, और इधर हाइड्रोजन गिनो, इस 2 के बिना गिनना कितने हैं भाई, एक तो ये रहा, 2 ये रहे, कितने हो गए 3। समझना मेरी बात, इधर तो 2 है और इधर कितना, इस तरफ सारे ये 2 2 अभी फिलहाल सपोज नहीं लिखा हमने। ठीक है, तो 2 और 1 3, तो बताओ इधर तो 3 है और इधर कितना है 2 हाइड्रोजन, तो बताओ ऑड किधर है, इस तरफ ऑड है। अब इस तरफ जो 3 संख्या है वो ऑड तो है, लेकिन ऑड होने में गड़बड़ी कौन कर रहा है, ये तो देखो खुद इवन है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये है ना, ये एक ही है, तो ये उसके साथ मिलकर उसको ऑड बना रहा है, तो हमको इसको इवन बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने किससे इंटू कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। समझ आ गया? अब 2 से इंटू कर दिया तो टोटल हाइड्रोजन अब गिनो, इधर देखो 2 तो ये हो गए और 2 वो हो गए, तो जिसके कारण ऑड है
जिसके कारण ऑड हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसको इवन बना दो, 2 से बटे, और 2 से इंटू करना खाली। तो 2 और 2 कितने हो गए हाइड्रोजन? 4। तो 2 तो ये हो गए और 2 4 हो गए। तो इस तरफ भी 4 होने चाहिए। तो 4 कैसे होंगे? ये तो 2 है पहले से ही, तो अगर यहाँ मैं 2 और लगा दूंगा तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? चलिए हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके। ऑक्सीजन चेक करें। ऑक्सीजन देखो इस तरफ देखो, 2 लगा है शुरू में, ओके पहले शुरू में, तो ये 2 सबके लिए है। तो 2 नीचे नंबर है तो इंटू कर लेना, तो 2O है, और यहाँ पे देखो ये 2O हो गया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब सिर्फ सोडियम रह गया। तो सोडियम के पीछे देखो 2 लगा, 2 एटम है सोडियम के, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा अपने को? 2 लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा हो गया। यहाँ पे बस मैंने G लिख दिया फिजिकल स्टेट, क्योंकि गैस है, उड़ जाएगी। क्लियर है? पहला रिएक्शन सेम ऐसी पोटेशियम का होगा, जहां Na है वहां K आ जाएगा। तो 2K प्लस 2H2 गिव्स 2KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH, क्योंकि K प्लस होता है OH माइनस होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी बच्चों। रिएक्शन विगरस है, बहुत तेज होता है रिएक्शन। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए अभी हम चल लेते हैं अगली स्लाइड पे, और हम देखेंगे अभी क्या, जो एवरेज रिएक्टिविटी वाले हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे, उसका रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें से मैंने एक ले लिया मैग्नीशियम, जैसा मैग्नीशियम का सेम टू सेम कैल्शियम का, और नीचे का जिंक और आयरन एल्यूमिनियम इनका एक जैसा होता है, तो मैंने आयरन ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। मैग्नीशियम बच्चों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करता है। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव थे, ठंडे पानी के साथ में, चिल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर जाएंगे, ठंडा बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर के साथ में भी, जबकि यहाँ पानी को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, तो रिएक्शन करने के लिए यहाँ थोड़ा हीट देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्या फॉर्मिंग, और क्या बनेगा यहाँ पे? मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम में सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मेटल का हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा बच्चों मेटल का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, और नीचे भी ऑक्साइड ही बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? चलिए तो अब ध्यान देंगे बच्चों, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो चलिए मैग्नीशियम रहा, वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Mg का फॉर्मूला, Mg का सिंबल क्या है? Mg, और इसका चार्ज क्या होता है? +2 में आता है बच्चों ये। तो फॉर्मूला बनाने से पहले ये चीज पक्का करके देख लेंगे, ये किस में आता है? +2 में आता है। Mg का हो गया, और ऑक्साइड क्या होता है? -2 में आता है। तो बताओ ऊपर के दोनों बैलेंस हो गए ना? ये बैलेंस हो गए, तो क्या होगा? ये हट जाएगा, सीधा MgO, तो MgO ऐसे कैसा आ गया? तो देखो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ में, क्या बना? ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मॉडरेट रिएक्शन हो, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला है, लेस रिएक्टिविटी वाला, तो ऑक्साइड ही बनेगा। सिर्फ वहां पे हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम और पोटेशियम में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिख दिया हमने फॉर्मूला, ऐसे बना लिया, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब बैलेंस करते हैं। चलिए सबसे पहले नॉन मेटल, ऑक्सीजन 1 बराबर है, हाइड्रोजन 2 बराबर है, मैग्नीशियम 1 बराबर है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो कुछ कुछ रिएक्शंस में ऑलरेडी आपको क्या बैलेंस्ड आ जाएगा। तो ये था बच्चों मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन। क्लियर है? ये थर्ड वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन के लिए फेवरेट है। इसके तो आप इंपॉर्टेंट में मार्क करके रख लेंगे। समझ में आ गया? पूछते हैं तो ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे पहले बच्चों मैं बता दूं कि आयरन जो है ना, आयरन वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है बच्चों, क्योंकि देखो आयरन जो होता है उसकी 2 अलग अलग वैलेंसीज होती है। एक होता है Fe2+, फेरस, पता होगा ना आपको, फेरस और फेरिक, ध्यान देना, Fe2+, ये तो है फेरस, और इसका ऑक्सीजन के साथ बनने वाला है ऑक्साइड, पता है बच्चों -2 होता है। और एक है फेरिक, फेरिक में क्या होता है? Fe3+ होता है। ठीक है ना, Fe3+, ओके, और साथ में वही ऑक्साइड। ओके, अब गौर करेंगे, इसका जो कंपाउंड बनेगा, चार्ज बैलेंस हो गया, तो ये बनेगा FeO। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये है फेरस ऑक्साइड बच्चों। क्लियर है? FeO समझ में आ गया? क्योंकि चार्ज दोनों के बराबर हो गए तो कोई नीचे नंबर नहीं लगेगा। इसमें देखो अलग अलग है, तो 2 तो लगेगा इधर और 3 लगेगा उधर, क्या बनेगा? Fe2O3।
ये चीज समझ में आ गई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe तो लगेगा कितना 2, O कितना हो जाएगा, समझा गया? चार्ज की अदला बदली हो गई O3। यहां तक क्लियर है ना? अब गौर से सुनेंगे ये रिएक्शन, नहीं तो आप रट नहीं पाओगे इस रिएक्शन। जैसे मैंने बताया सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव। तो देखो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ, अब और भी कम रिएक्टिविटी हो गई, अब और भी कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में बच्चों ये जो आयरन है 7वें नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सेकंड नंबर पे सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आता है, मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आता है, ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और 7वें के बाद में ऑलमोस्ट रिएक्ट करते ही नहीं पानी, ये आखिरी है, तो मैं इसका रिएक्शन लिखवा रहा हूं। तो अब इसको रिएक्शन कराने के लिए हमको तापमान वहां तो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, यहाँ जबरदस्त हीट करना पड़ेगा, खतरनाक हीट। कितनी खतरनाक हीट देनी पड़ेगी? बस लोहे को गर्म करके लाल गर्म कर देना पड़ेगा, इतनी ज्यादा, हजारों डिग्री सेल्सियस, कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तक लोहे को गर्म करके उसको रेड हॉट कर देना पड़ेगा आयरन को। पहले तो ये, उतने से भी काम नहीं चलता, फिर पानी को भी गर्म करना पड़ेगा, पानी को भी थोड़ा बहुत गर्म नहीं करना पड़ेगा, पानी को बिल्कुल 100 डिग्री से भी ऊपर गर्म करना पड़ेगा। और पता है सबको 100 डिग्री से ऊपर वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में होगा, आयरन रेड हॉट लेना पड़ेगा और पानी को स्टीम के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने पानी H2 लिखा, G फॉर गैस स्टेट, समझ में आ गया? वो बाकी लिक्विड था, यहाँ पे G मतलब समझ में आ गया? तो ये गैस स्टेट में, और आयरन भी कैसा लिया? रेड हॉट लिया। ठीक है कि नहीं? क्या तो अब ऐसा करने से मैं बता चुका हूं पहले क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे ऊपर था ना मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कम रिएक्टिव वाले जो भी हो ना उसमें ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड और क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस तो H2, बैलेंसिंग बाद में बताऊंगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां ये क्या बना समझना। तो बच्चों इतने हाई टेम्परेचर पे पता क्या होता है, आयरन जो है ना ये दोनों ही वैलेंसी से पाया जाता है। समझ में आ गया? कुछ फेरस है और कुछ फेरिक है। तो कुछ तो फेरस ऑक्साइड बनेगा ये वाला, FeO भी बनेगा, और कुछ बनेगा Fe2O3। समझ में आ गया? फेरिक ऑक्साइड भी बनता है, फेरस ऑक्साइड भी बनता है। और बाद में इतने हाई टेम्परेचर पे ये दोनों के दोनों आपस में मेल्ट होकर के, फ्यूज होकर के एक सिंगल कंपाउंड बना देते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या है, इनको अगर सीधा जोड़ दें तो एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो क्या बनेगा? देखो Fe2 और एक और Fe, तो कितना हो गया? Fe तो हो गया 3, और देखो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3, कितना हो गया? 4। तो ये बनेगा बेटा Fe3O4। समझ में आ गया आपको? ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये लोहे की जंग है ब्राउन कलर की, ये भी ब्राउनिश कलर का ही कंपाउंड है। और ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, ये बिल्कुल आपकी जो पेंसिल की नोक होती है ना, ग्रेफाइट के जैसा कलर है, और इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। आपने बच्चों चुंबक देखा होगा, ब्लैक कलर वाला जो होता है ना चुंबक, वो सेम टू सेम यही चीज होती है। ठीक है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक गुण होते हैं। समझ में आ गया ना? तो क्या बनेगा समझ में आ गया? तो फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड दोनों बना लेंगे +2 +3 के साथ, और इनको ऐड कर लेंगे तो Fe तो 3 और O हो गया 4, Fe3O4, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। अब मैं बता रहा हूँ इसको बैलेंस कैसे किया हमने। ठीक है, तो ये मैं रिएक्शन लिख दूंगा। चलिए इंक मार्क हटा देते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ बैलेंसिंग कैसे किया हमने। ठीक है, चलिए तो क्या क्या बना हमको समझ में आ गया। हमने Fe लिया था रेड हॉट कंडीशन में, अब मैं नंबर कैसे लगाया मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, Fe ले लिया था, साथ में क्या लिया था हमने? पानी लिया था जो कि स्टीम के रूप में होना चाहिए, तो G पक्का लिख देंगे, गैस नीचे वर्ड्स में लिख दो चाहे तो स्टीम, मैं फिलहाल सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो दिस इज अवर वाटर, इट इज ऑल्सो हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स ये स्टीम के फॉर्म में आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, और क्या मिलेगा हमको? अभी बताया था मैंने, कॉन्जुगेट ऑक्साइड मिलेगा Fe3O4। ये भी मैंने बता दिया था, एक तो Fe और Fe2O3 को जुड़ने से। तो लिख देते हैं फॉर्मूला हमारा, Fe3O4। क्लियर है? और साथ में आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ओके जी, चलिए अब मुझे बताएंगे अगेन स्टार्ट कहां से करना है? नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक करेंगे। चलो पहले मर्जी है किसी को भी कर लो, पहले क्या करना चाहोगे बताओ? हाइड्रोजन करना है कि ऑक्सीजन? चलो ऑक्सीजन कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा? एक ही है, और इधर कितना है? 4 है। समझ आ गया? तो बताओ ऑड किधर है इवन किधर है? इधर ऑड है 1 और इधर है 4, तो अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होना चाहिए।
इधर भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो मैं इधर क्या लगा दूंगा, 4। मैं इवन करने के लिए 2 भी लगा सकता हूँ, लेकिन 2 लगाने से पर्याप्त नहीं होगा। इधर देखो 2 लगाऊंगा तो 2 ऑक्सीजन और इधर फिर भी 4 रहेगा, तो फिर भी गड़बड़ी है। फिर 2 लगाने का मेरे को और 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सीधा 4 ले लिया। समझ में आ गया भाई, ये तो इवन है ना, तो इवन नंबर है, तो उसको करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4। ठीक है। और अगर जैसे मान लो इधर ऑड होता, ऑड इवन होता ना, तो फिर जो ऑड वाला है उसको 2 से इंटू करना है। यहाँ तो ऑड इवन का चक्कर, यहाँ इवन तो इवन है यहाँ पे, लेकिन ये 4 है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 4 से इंटू कर दिया। ठीक है, क्योंकि 2 से इंटू करने से बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया जी हमारा, तो ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन देखो बच्चों, इधर हो गया 4 2 जा 8, इधर तो 8 है और इधर तो 2 ही है। तो मुझे बताओ, इधर भी 8 होना चाहिए, तो 2 को मैं किससे इंटू कर दूं 8 बनाने के लिए, 4 से। तो बच्चों इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा 4। समझ में आ गया, तो ये हो गया 4s2 हो जाएगा। समझ में आ गया। और अब मुझे बताओ, हमने ऑक्सीजन बैलेंस करते हाइड्रोजन, अब आयरन रह गया। आयरन इधर 3 है और इधर कितना है, 1 है, दोनों ही ऑड है। तो दोनों ऑड है, तो देख लो किससे किससे इंटू कर सकते हैं आपस में। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर इधर 3 है तो हम क्या कर देंगे, इधर भी क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो बैलेंस हो गया दोनों। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमको मिला 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो अब मैं ये इंक मार्क को हटा देता हूं, अगली स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वाला, इसको अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। लर्न क्या करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है कि नहीं है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हमारा। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली पढ़ी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दूसरी पढ़ी हमने किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, जिसमें भी 3 कैटेगरीज में पढ़ा। रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम का अलग तरीके से होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगी। मैग्नीशियम जो है थोड़ा कम रिएक्टिव है, उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस सब में बन रही है। और जो और भी कम रिएक्टिव है उसमें क्या बनेगा, अगेन मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। चलिए अब एसिड के साथ। अब बच्चों एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एसिड्स हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl अगेन वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अभी कैसे बने, ये जो हमारे नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं ना अनायंस, उसके हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड है। अब जैसे हमारा देखो HCl कैसे बना, हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने कैसे लिया भाई, H हमारा तो H प्लस होता है, पॉजिटिव आयन है ना हाइड्रोजन आयन। चलिए ये तो कॉमन ही है H प्लस। ठीक है, क्लोराइड क्या होता है हमको पता है, Cl माइनस होता है, C ज्यादा हो गया, ओके, H H हो गया और C कैसा होगा, H तो क्या होगा बेटा प्लस होगा। ठीक है ना, ये हो गया जी, H प्लस हो गया हाइड्रोजन आयन, और Cl होगा Cl माइनस, C उसके बाद L और माइनस। अब देखो चार्ज की अदला बदली करेंगे तो मतलब दोनों 1 1 है, तो HCl हो गया, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कब एसिड कहलाता है, वैसे तो एक्चुअल में हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये नॉर्मली गैस होती है, लेकिन ये गैस जब पानी में घुल जाती है ना, उसका जो घोल है उसको एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। तो HCl इज नॉर्मली ए गैस, बट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स एसिड। ठीक है कि नहीं का। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका खट्टा टेस्ट होता है, स्किन को जला सकते हैं, ये तो खतरनाक होते हैं, इनके सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। अब ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये वैसे एक्चुअल में हाइड्रोजन नाइट्रेट है। ये कैसे बना, देखो इधर H प्लस वही है हमारा H प्लस। ठीक है, ये तो मैं सेम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और नाइट्रेट बच्चों होता है NO3 माइनस, तो मैंने लिख दिया N O 3 और ऊपर क्या माइनस। तो बेटा ये नाइट्रेट हो गया। अब इनमें देखो चार्ज दोनों तरफ से बराबर हो गया, ये है ना, तो नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा हमारा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। जब अलग अलग चार्ज होता है तो ऐसे क्रॉस में नंबर लगाना है। ठीक है, तो ये HNO3 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। तो देखो क्लोरीन से बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस इसमें खाली अकेला है तो हाइड्रो लगाते हैं, बाकी इनमें कोई लगाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ सीधा नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे बना, हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने H प्लस आयन का कंपाउंड किसके साथ बनाया, सल्फेट आयन के साथ बनाया। तो फॉर्मूला कैसे बना, देखो H प्लस वही सेम टू सेम। ठीक है ना हमारा, ऐसी फॉस्फेट के साथ है तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनेट के साथ है कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। H प्लस
और सल्फेट का बच्चों चार्ज होता है माइनस का 2। ये हो गया देखो SO4, ये एनाइन जो है -2 चार्ज है इसका, 2 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो ये 2 तो इधर लगना चाहिए और ये 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा H2SO4। समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला H2SO4 है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि यहाँ तो हमने 2 नहीं लगा रखा है H में, यहाँ नहीं लगा रखा है, यहाँ क्यों लगा रखा है हमने। ये बच्चों सारा का सारा स्टेबल से आएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको केमिकल फॉर्मूला मेकिंग समझा चुका हूँ। तो हाइड्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं एनायन के साथ में 2000 एसिड्स, तो हाइड्रोजन जो होते हैं एसिड्स के कंपाउंड होते हैं। समझ में आ गया। और ये वहां पे मैंने बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी क्या है एसिड्स होते हैं, उसमें से कॉमन आयन जो H+ है वो निकाल दें, तो पीछे जो माइनस के ग्रुप बच गए उसको हम नेगेटिव आयन एनायन से एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड से आए वो सारे निकल के। कॉमन आयन एसिड में जो कॉमन है वो हटा दो, बचा कुछ पीछे एसिडिक रेडिकल या फिर एनायन। क्लियर। चलिए, और HCl में पहले बता चुका हूं। तो ये समझ में एसिड कैसे बने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, अब कोई भी मेटल नॉर्मली रिएक्टिव ही होते हैं ज्यादातर। अगर रिएक्टिव मेटल को मैं क्या कर दूं, एसिड के साथ रिएक्ट कर दूं, वो भी डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जो कि इसमें खूब सारा पानी का घोल होता है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में एसिड अपना काम करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया है इसके साथ में, तो ध्यान देना एसिड में जो H है वो पक्का निकलेगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो देखो सब में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, सो एनी रिएक्टिव मेटल व्हेन रिएक्टेड विद एनी एसिड वी विल ऑलवेज हैव हाइड्रोजन गैस, पक्का निकलेगी। तो H2 तो लिख ही देना आप लोग। अब बनेगा क्या, देखो H हटाने के बाद में इधर बचा Cl ग्रुप, और Cl ग्रुप को क्लोराइड बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नामक सॉल्ट बनेगा। तो इधर से तो मेटल वो ये लेना, और मेटल के साथ में जो एसिड का जो माइनस वाला हिस्सा है ना क्लोराइड, देखो इधर लिखा मैंने क्लोराइड, वो सॉल्ट बनेगा मेटल का, तो इसको बोलेंगे मेटल सॉल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड है नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फेट, क्लोराइड ये रहा, कार्बोनिक एसिड है कार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड है फॉस्फेट। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां बनेगा देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, आगे वाला मैग्नीशियम NO3 नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस पक्का निकलनी है। तो मैंने सबके नाम लिख दिए पिंक में, याद रहेगा। अब रही बात बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग कैसे करनी है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो अभी मैं ये इंक मार्क हटा देता हूं, अब इसकी बैलेंसिंग भी सीख लेंगे हम लोग रिएक्शंस की, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो हमको ये तो पता लग गया एल्यूमिनियम रिएक्ट किया किसके साथ, HCl के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो एक बार तो बिना बैलेंसिंग वाला हम रिएक्शन लिख लेते हैं, मैं ऊपर वाली इस जगह में लिखूंगा, हर एक रिएक्शन बाद में रब करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमको पता है एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम हमारा क्या है Al, तो हमने लिख दिया Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और साथ में क्या है HCl। चलिए, तो ये हो गया हमारा HCl, ये हो गया हमारा HCl। अभी लिख देते हैं HCl, और साथ में क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने AlCl3 बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, Al जो होता है ना उसका चार्ज होता है +3, ठीक है। तो कंपाउंड मेकिंग आप लोग अच्छे से सीख लेंगे, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा यहाँ बिल्कुल भी। तो एल्यूमिनियम का चार्ज देखो ये +3 में होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया +3, ओके। और क्लोराइड होता है -1, तो हमको पता है कि एल्यूमिनियम का क्या, देखो एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनने वाला, तो Al ऐसे बना लेंगे रफ में, ठीक है। एल्यूमिनियम ये रहा, और क्लोराइड होता है Cl-, ये हो गया Cl-। तो देखो 3 तो इधर लगना चाहिए और 1 इधर लगाने की जरूरत है, तो AlCl3, तो यहाँ लिख दो मैं AlCl3, Al और साथ में Cl3, साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्लियर है। अब बैलेंसिंग सीखेंगे, सबका बैलेंसिंग का फंडा सेम ही है बच्चों। ओके, अब देखेंगे नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों नॉन मेटल है एसिड के अंदर। सबसे पहले हाइड्रोजन मिलान कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर एक, इधर कितने, 2, इधर एक इधर 2, ये कर सकते हैं, क्लोरीन भी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या। हाइड्रोजन को बाद में भी कर सकते हैं, क्लोरीन भी कर सकते हैं। और बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नंबर लगा दो वहां पे, लेकिन लगाने के बाद में गड़बड़ हो जाए, उसको वापस मिटाना ही पड़ सकता है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है 2 है, तो यहाँ मैं 2 लगा सकता हूँ। तो सपोज रफ के लिए लिख लेते हैं, सपोज मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, सपोज हमने 2 लगा दिया है, सपोज। तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब किसको बराबर करना पड़ेगा, क्लोरीन को। तो अब मुझे बताओ यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 क्लोरीन और यहाँ तो 3 क्लोरीन। तो नॉर्मली हमको क्या है,
पहले क्लोरीन चेक कर लेते हैं। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो मुझे बताओ ऑड कौन सा है? अब दोनों ही ऑड है, दोनों ही ऑड है। तो एक काम करते हैं हाइड्रोजन शुरू करते हैं। तो सपोज हमने हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन देखो सब यहाँ से ऑड हाइड्रोजन 2 था तो हमने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब किसकी गड़बड़ है? क्लोरीन चेक करते हैं। तो अब देखो ये 2 सब समझ लेना लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्लोरीन 2 और क्लोरीन 3। अब बताओ ये तो 2 है और इधर 3 है, तो ऑड कहाँ पे? ऑड इधर हुआ अभी, 2 लगने के बाद में ऑड इधर हुआ ना। तो अब इसको इवन करने के लिए यहाँ 2 से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ गया मैं क्या बताने जा रहा हूँ? ठीक है, मान लीजिए हम ये लगा चुके हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये लगाने पर हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब क्लोरीन का मिलान जब करेंगे तो यहाँ तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ गड़बड़ है, ऑड है, तो इसको 2 कर दिया तो इवन हो गया। अब बताओ क्लोरीन कितने हो गए टोटल, गिनो इधर 3 2 जा 6 हो गए इधर, तो इधर भी 6 होने चाहिए। तो यहाँ तो Cl2 थे, तो एक्चुअल में यहाँ मुझे 6 लिखना पड़ेगा तब जाके 6 होंगे। तो मैं 2 हटा के मिटा करके क्या कर दूंगा, यहाँ 6 लिख दूंगा। तो बच्चों पेंसिल से कर लेंगे एक बार इसको, ठीक है, 6 कर दिया। अब Cl मैच हो गए, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया? हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 ही है। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 करने के लिए इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो 2 कितना सा होगा? 3 सा, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना 3। चलिए अब हमने सब कुछ कर लिया। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6 6, क्लोरीन हो गया 6 6, अब रह गया सिर्फ एल्यूमिनियम मेटल लास्ट में। इधर एल्यूमिनियम कितना 2 है, यहाँ शुरू में क्या लगा देंगे हम, यहाँ लगा देंगे 2। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि हमको एक बार लिख के उसको चेंज भी करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है। देखो इरेज करके चेंज करो, तो पेंसिल से कर लिया करो, पेन से काटापिटी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा रिएक्शन नंबर 1। देखो 2Al + 6HCl gives 2AlCl3 + 3 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 फॉर्मूला होता है, और NO3 का चार्ज होता है -1। अब Mg होता है +2, यही लिख देता हूं मैं। Mg तो होता है कितना 2+ होता है, और हाइड्रोजन हमको सबको पता है ये होता है +1, और नाइट्रेट होता है -1। ओके, ऐसे जल्दी समझ जाओगे आप। अब हाइड्रोजन तो बना ही देना H2 गैस, ठीक है। अब सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। गौर करना, इन दोनों को देखना, सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, तो अदला बदली होगी नंबर्स की। तो 2 तो लगेगा NO3 के नीचे, और ये 1 इधर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो Mg ऐसा कैसा, और NO3 को ब्रैकेट में बंद करके होल ट्वाइस। समझ में आ गया? देखो ये रहा Mg NO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट। अच्छा यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा, ऊपर क्यों नहीं लगा था? ऊपर देखो ये Cl एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ नहीं लगाना ब्रैकेट। यहाँ पे देखो ग्रुप बड़ा सारा है ना, अगर मैं बिना ब्रैकेट के लगा दूंगा 2 तो 32 हो जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट बंद करके लगाना और उसको पढ़ेंगे होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग कैसे किया हमने, चलिए तो बैलेंसिंग वाला भी लिख लेते हैं। अब मैं सारे मार्क्स हटा रहा हूँ, बैलेंसिंग कैसे किया वो समझा दूंगा मैं आपको। ओके, तो हम बिना बैलेंसिंग वाला एक बार लिख लेते हैं पहले, ठीक है नहीं क्या। बिना बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन हड्डियों का ढांचा जैसे होता है ना, बाद में हड्डियां मतलब उसका बैलेंसिंग नंबर बाद में चिपका देंगे हम उसमें। चलो मैग्नीशियम प्लस क्या था, HNO3 था, HNO3 ओके, साथ में क्या मिलेगा हमको, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो साथ में क्या मिलेगा हमको, मिलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो दिस वाज आवर ओरिजिनल रिएक्शन। ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसको मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ, तो समझेंगे गौर से। सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला जो चीज होता है ना, उसको समझना, ये सबसे पहले कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब NO3 पूरा समूह को एक साथ पढ़ लेना। NO3 कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ NO3 एक ही बार है, तो सीधा करो यहाँ 2 लगा दो। समझ में आ गया? तो देखो NO3 इस तरफ भी 2 बार हो गया और इस तरफ भी 2 बार हो गया, किस्सा खत्म NO3 का। अब NO3 के अलावा H देखो ये 2 बार हो गया, ये H 2 बार हो गया, बैलेंस हो गया। Mg एक बार, Mg एक बार, तो सब बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? तो ब्रैकेट वाली चीज को सबसे पहले करना, ठीक है। तो देखो ये NO3 यहाँ पे नीचे देखो रिएक्शन में आ जाता है, NO3 2 टाइम्स है तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2H हो गया, ये 2H हो गया, तो H भी बैलेंस, NO3 भी बैलेंस, Mg पहले से ही बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अगले 2 रिएक्शन बहुत सिंपल सिंपल है।
जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस तो ऐसे कैसे बनेगी, और जिंक बन जाएगा सल्फेट। अब बच्चों जिंक का जो चार्ज होता है +2 होता है, कैसे हुआ, फॉर्मूला कैसे बना जिंक सल्फेट में बता दूं, ये हो गया +2 और सल्फेट का होता है -2। अब बताओ +2 -2 बैलेंस हो गया ना, तो कोई नीचे नंबर नहीं लगना, ZnSO4 ऐसा कैसा ZnSO4 साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो सब बैलेंस है, 2H ZN1 SO4 एक बार SO4 एक बार, क्लियर है। चलिए जिंक सल्फेट, तो कंपाउंड का नाम अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, क्या बन रहा है, ठीक है। तो जैसा एसिड उसी प्रकार से रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट बोला मैंने, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट, तो ये मेटल सॉल्ट के नाम लिखे मैंने पिंक में, और साथ में हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट, ये सब सॉल्ट्स है हमारे मेटल, ठीक। चलिए उसके बाद लास्ट वाला रिएक्शन क्या बताओ, कैल्शियम ने रिएक्ट किया HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस ये रही, और कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, अब देखो Cl का चार्ज होता है माइनस, ठीक है, और कैल्शियम होता है सेम +2 जैसे ऊपर जिंक का है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो CaCl2, क्योंकि देखो ये इसका चार्ज तो इधर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, और 2Cl में लग जाएगा, तो CaCl2। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल बैलेंस करना है, तो देखो इधर हाइड्रोजन, इधर ये 2 नहीं लगा हुआ पहले, ठीक है, तो इधर एक ही H है और इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दिया तो H बराबर हो गए दोनों। अब इधर 2 लगाते ही Cl 2 होगा, इधर पहले से 2 लगा हुआ तो क्लोरीन भी बराबर हो गया, कैल्शियम पहले से बराबर है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, क्लियर है। तो आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे, बहुत टाइम हो गया इसमें, ठीक। तो ये था बच्चों हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये मैंने रफ के लिए स्लाइड ली थी, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज, ये मैं बता रहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम उसकी रिएक्टिविटी के आधार पर, स्पेशली मेटल्स को रिएक्टिविटी के आधार पर हम जचा सकते हैं, ठीक है। तो जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उससे कम रिएक्टिव होगा उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, समझेंगे ध्यान से। इसमें नॉर्मली मेटल्स ही हैं और नॉन मेटल के नाम पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सभी एसिड्स में आता है, एसिड आर ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ केमिकल्स, तो मैंने उन्हीं मेटल्स की लिस्ट में एक जगह हाइड्रोजन भी रखा है, समझना ध्यान से। तो जो मेटल्स है ना वो हाइड्रोजन के ऊपर भी और हाइड्रोजन के नीचे भी है, तो कुछ ऐसे मेटल्स है जो हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ ऐसे जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो मैंने इस सीरीज में हाइड्रोजन के अलावा 15 और मेटल्स शामिल किए हैं लर्न करने के लिए। 10 उनमें से हाइड्रोजन के ऊपर है पोजीशन में, 5 उसमें से नीचे हैं। तो दोज विच लाई above hydrogen they are more reactive than hydrogen, those which lie below hydrogen they are less reactive than hydrogen, समझ में आ गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है रिएक्टिविटी, ठीक है। और रिएक्टिविटी में बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता, कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा, कंपाउंड बनाएगा। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की सीरीज इन विच, जिसमें की सीरीज मतलब सीक्वेंस, इन विच वेरियस मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में उनको लगाया है। और रिएक्टिविटी होता है क्रियाशीलता, कितने तेजी से वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर मेटल्स मैं बताया हूं क्या अभी कि मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी का अर्थ क्या होता है, रिएक्टिविटी मींस ईज विद विच दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ईज मतलब आसानी, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनेगा, कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Ca2+ बनेगा, आयरन है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe2+ बनेगा, एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Al3+ बनेगा। कितनी आसानी से लूज करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, समझ में आ गया। तो इस सीरीज में जो सबसे ऊपर रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ऊपर के हैं, वो बहुत अच्छे दातार एलिमेंट्स है, दाता है मतलब, समझ में आ गया, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जो नीचे वाले हैं ना वो कंजूस है, वो थोड़ा मुश्किल से देते हैं, ठीक है, तो कम रिएक्टिव है। The metals lying at the top of series are more reactive, समझ में आ गया। जो टॉप पे आते हैं वो खूब रिएक्टिव हैं, then those lying at the bottom, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। चलिए तुरंत चलते हैं हमारी सीरीज के ऊपर। ये बच्चों सीरीज है, इसमें सभी एलिमेंट्स जो है, इसको मैंने देखो पिंक से दिखाया एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बीच में नॉन मेटल, इसलिए मैंने उसको अलग कलर से दिखाया, बाकी सबको मैंने दिखाया मेटल। और लेफ्ट साइड से सीक्वेंस शुरू हो रहा है हमारा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर घटती रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, घटता हुआ रिएक्टिविटी, जिंक उससे कम रिएक्टिव, फिर आयरन, निकल, उसके बाद फिर Sn होता है टिन, स्टेनम, ठीक है, उसके बाद लेड, प्लम्बम, ये इनके क्या है लैटिन भाषा के नामों से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि पी से फास्फोरस भी होता है। फिर हाइड्रोजन आ गया, अब नीचे कॉपर, Hg, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है।
अब इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना, बहुत आसान तरीका है, समझेंगे। रिमेंबर एड, ऊपर देखेंगे टॉप पे टाइटल में, रिमेंबर एड, याद रखने का तरीका। एड मतलब सहायता, कैसे मिलेगी सहायता? एक प्रोफेसर साहब का नाम याद रख लेना आप लोग, प्रोफेसर हैं, बहुत जाने माने, बनाए ऐसी मन से, कोई जाने माने नहीं है। प्रोफेसर श्यामचंद मैजेंटल, प्रोफेसर श्यामचंद मैजेंटल। तो प्रोफेसर का पी उठाना, श्याम का एस उठाना, चंद का सी उठाना, मैंने अंडरलाइन किया है, और मैजेंटल का सब कुछ उठा लेना। समझ में आ गया? तो देखो कितने लेटर्स हो गए, 10 हो गए बच्चों। 3 तो ये 1 2 3 और 7 इधर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया? 10 हो गए। ये 10 बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं, तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर वाले, पी फॉर, ये ध्यान देना मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में पी से फास्फोरस भी होता है, सल्फर होता है, कार्बन होता है, वो नहीं है, मेटल बोलने हैं। पोटेशियम, सोडियम, तो अधिकतर के नाम ईएम ईएम से हैं, याद रहेगा। शुरू के जो पांचों है ना, पांचों, उसमें फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये नहीं है, ईएम वाले हैं। पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकल, टी फॉर टिन, एल फॉर लेड। समझ में आ गए? 10 याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो प्रोफेसर श्याम, सी फॉर चंद, एम ए जेड आई एन, और फिर ये टी और ये एल। समझ में आ गया? तो प्रोफेसर श्यामचंद मैजेंटल, 10 याद हो गए। अब इसके नीचे आ जाते हैं बच्चों। अब इसके नीचे हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से कॉपर मर्क्यूरी साथ आएंगे, कॉपर और मर्क्यूरी साथ आएंगे, और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम लास्ट में 3 आएंगे। ये ज्वेलरी मेटल्स हैं, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इनमें जंग नहीं लगती, आसानी से हवा पानी के साथ में एसिड बेस का रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये नोबल मेटल भी कहलाते हैं। दे डू नॉट इजीली रिएक्ट विद एनीथिंग, नीदर एसिड्स, बेसिस, वाटर, किसी के साथ भी, गैसेस। तो इनमें जंग भी नहीं लगती, अपनी चमक शाइन बरकरार रखते हैं, एंड इसीलिए ये क्या, ज्वेलरी बनाने के लिए फेवरेट मेटल्स। समझ में आ गया? इनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं, और ये कंपाउंड बनाना पसंद नहीं करते, रिएक्टिविटी नहीं होती इनकी, तो इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट में बता चुका हूं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट। तो कंपाउंड के फॉर्म में वो मिलेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाले, और नीचे वाले जो होते हैं वो क्या मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में ज्यादा मिलते हैं। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, दे आर फाउंड इन प्योर स्टेट, फ्री स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट इन नेचर। अब रही बात कॉपर मर्क्यूरी की, तो कॉपर मर्क्यूरी में कैसे आ सकते हो, पहले छोटा वाला स्पेलिंग, फिर बड़ी वाली, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई डिक्शनरी में देखोगे तो सी पहले आएगा और फिर एच बाद में आएगा, और ये भी तीनों नीचे वाले डिक्शनरी ऑर्डर में ही है। देखो ए और पी, अब दोनों में ए है शुरू में, तो फिर देखो अगला सिंबल क्या, जी और यू है, तो जी पहले आता है डिक्शनरी में, यू बाद में आता है, तो ए जी, फिर ए यू, और फिर ए के बाद में पी आता है, प्लेटिनम। उसके अलावा एक और काम कर सकते हैं बच्चों, ये तीनों इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट में है। चांदी, इन तीनों में, ज्वेलरी मेटल्स में चांदी सबसे सस्ती है, उसके बाद गोल्ड है, उससे भी महंगा प्लेटिनम। समझ में आ गया? तो इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी में है, और ऐसे ये भी डिक्शनरी के ऑर्डर में। समझ में आ गया? तो कॉपर मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सारे के सारे लो रिएक्टिव मेटल्स है हाइड्रोजन से। क्लियर है? तो ये बच्चों हमारी थी रिएक्टिविटी सीरीज, इसको बहुत अच्छे से याद करना। आगे जो भी हम अगला टॉपिक करेंगे, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो रिएक्शन इस टेबल को समझे बिना नहीं आ पाएगा, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए आपको। मैं 2 एलिमेंट बता दूं, भैया सोडियम है, जिंक है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी की तुलना करना आपको आना चाहिए, अगला रिएक्शन तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको पूरा वर्ड टू वर्ड, सेकंड टू सेकंड, एंड तक इसको पूरा देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही इसको नोटबुक में लिखेंगे। जल्दीबाजी में स्किप कर करके नहीं देखेंगे, नहीं तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले हमारे और रिएक्शंस आने वाले हैं, तो इसके लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताइए, इसको अच्छे से आप ध्यान से समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे। क्लियर है? टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।